हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द थर्ड चैप्टर। तो हम एक्चुअली थर्ड चैप्टर दैट इज़ फाइबर टू फैब्रिक पढ़ रहे थे अभी। तो लास्ट पार्ट में हमने कवर किया था कि वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स कैसे होते हैं, उसके बारे में अपन ने थोड़ा सा पढ़ा था। और फिर फैब्रिक कैसे एक यार्न्स के अरेंजमेंट से बनता है, इसके बारे में अपन ने थोड़ा सा पढ़ा था। एंड इवन अपन ने ये देखा था कि अगर अपन किसी भी यार्न को, किसी भी धागे को अगर नेल से स्क्रैच करते हैं तो उसके अंदर से छोटे छोटे रेशे निकलते हैं, एंड दैट वर नोन एज फाइबर। तो हमने कि समझा था पूरा कॉन्सेप्ट कि फाइबर से यार्न बनता है, यार्न से फैब्रिक बनता है। फैब्रिक जो अपना कपड़ा होता है जो अपन पहनते हैं। एंड फिर हमने देखा था कि फाइबर भी कितने टाइप्स के होते हैं। तो मेनली उसके अंदर एक तो नेचुरल टाइप ऑफ फाइबर्स थे एंड मैन मेड थे, आर्टिफिशियल टाइप थे। और नेचुरल के अंदर भी हमने उसका सब डिवीजन किया था दो के अंदर, दैट वाज एक तो अपना प्लांट से एक्सट्रैक्टेड फाइबर्स एंड एनिमल से। तो ये हमने मेजर डिवीजन देखा था अपने लास्ट पार्ट के अंदर। फिर हमने देखा था कि फाइबर्स जो होते हैं, जो प्लांट फाइबर्स होते हैं, उसके अंदर अपन ने कॉटन और जूट के बारे में बात करी थी कि उनका कल्टीवेशन कैसे होता है और उनसे फिर हमें कैसे फाइबर मिलता है। अब हम इस प्रोसेस पे आ रहे हैं कि हमें फाइबर तो मिल गया, बट उसके आगे के स्टेप्स क्या हैं जिससे हम एक फैब्रिक बनाएंगे। तो जो उसका फर्स्ट स्टेप है दैट इज स्पिनिंग। मतलब हम यहाँ पे कॉटन की बात करें तो स्पिनिंग कॉटन यार्न, कि हम कॉटन को अगर यार्न बनाना है तो हम सबसे पहले उसकी स्पिनिंग करेंगे। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योर सेल्फ, और आप ये घर पे भी कर सकते हो इसको ट्राई कि कैसे एक कॉटन से इसका यार्न बनेगा। तो उसके लिए एक्टिविटी 4 दे रखी है अपन को इधर। होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड। आपको कॉटन वूल एक हैंड में पकड़नी है। कॉटन वूल मतलब नॉर्मली जो अपने घर पे कॉटन होती है। और जैसे इधर दे रखा है इन लोगों ने फिगर 3.9 के अंदर, पिंच सम कॉटन कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड। तो आपने एक हाथ से तो अपनी कॉटन पकड़ ली, फिर दूसरे की जो आपकी फोर फिंगर है, मतलब जो फर्स्ट फिंगर है और जो थंब है, उससे आपको पिंच करनी है कॉटन। तो एक हाथ से आपने कॉटन पकड़ लिया और दूसरे हाथ से पिंच करनी है विद द हेल्प ऑफ थंब एंड फोर फिंगर, उसके बीच में पकड़ के। ना जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन। फिर आपको जेंटली धीरे धीरे कॉटन को पुल करना है, पर कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर। और आपको क्या करना है, ट्विस्ट करना है कंटिन्यूसली फाइबर को। जैसे इसके अंदर दे रखा है इनने कि आपको एक हाथ से आपने पकड़ ली कॉटन वूल, थोड़ी सी कॉटन वूल लेके, और आपको दूसरे हाथ के थंब से और फोर फिंगर से उस कॉटन वूल को पिंच करके धीरे धीरे ट्विस्ट करके मूव करना है, मतलब पुल करना है एक्चुअली। तो आर यू एबल टू मेक अ यार्न। तो आप जैसे ये करोगे यही एक्चुअली काइंड ऑफ यार्न बन रहा है। दिस इज द प्रोसेस। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो ये जो प्रोसेस अभी अपन ने करा कि यार्न बना रहे हैं अपन किससे, फाइबर से, इसको ही क्या बोलते हैं, स्पिनिंग कहते हैं। स्पिनिंग क्यों, क्योंकि अपन घुमा रहे हैं उसको, वो जो धागा है वो ट्विस्ट हो रहा है, जो फाइबर है। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। इस प्रोसेस के अंदर फाइबर्स जो है वो मास ऑफ कॉटन वूल से ड्रॉन आउट करते हैं और फिर ट्विस्ट किए जाते हैं। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म यार्न। ये क्या करता है, ये फाइबर्स को एक साथ लेके आता है, मतलब फाइबर्स को मतलब एक साथ पूरा कनेक्ट करता है टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न, एक यार्न और एक धागे बनाने के लिए। A simple device used for spinning is a hand spindle, also called takli. Another hand operated device used for spinning is चरखा। तो एक जो सिंपल डिवाइस है जो इंडिया के अंदर यूज़ होता था पहले भी, एंड दैट इज़ नोन एज टकली। और यहाँ पे अपन को फिगर 3.10 में दे रखा है उसका फिगर भी। तो बेसिकली इस पर क्या होता है कि आपको ये दिख रहा है, दिस इज टकली, और इसमें आपको ये जो ऊपर थोड़ा सा एज दिख रहा है, यहाँ पे कॉटन का वो जो फाइबर है उसको अटका देते हैं और इसको घुमाया जाता है टेबल के टॉप पे, जिससे वो जो स्पिनिंग का जो प्रोसेस है अपना वो होने लगता है। और इसका जो नीचे वाला पोर्शन है ये वाला, यहाँ पे अपना यार्न कलेक्ट हो जाता है बाद में। तो ये एक स्पिनिंग का प्रोसेस है जो पहले यूज़ किया जाता था। फिर अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस जो था दैट वाज नोन एज चरखा। 3.11 में आपको दे रखा है ये, दिस इज नोन एज चरखा। तो यूज़ ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी। तो चरखा का जो लाइक यूज़ था वो महात्मा गांधी जी ने पॉपुलराइज किया था। और इवन आप उनके फोटोज़ देखते हो तो आपको मेजॉरिटी ऑफ फोटोज़, मतलब जो नॉर्मली पॉपुलराइज फोटो है वो कि आप महात्मा गांधी जी बैठे हैं और सामने उनके चरखा रखा है। एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, उन्होंने क्यों उसका पॉपुलराइज करा था, इंडिपेंडेंस मूवमेंट का लाइक पार्ट था वो एक। ही एनकरेज पीपल टू वेयर clothes made of homespun yarn termed as
खादी। उनने लोगों को, जो वहाँ के लोकल पीपल थे, उनको इनकरेज किया था कि जो क्लोथ्स पहने, जो भी वो कपड़े पहने, वो होम्सपन यान से पहने, मतलब खुद के वो बनाए हुए कपड़े पहने, जिसका उनका नाम था खादी। एंड शन इम्पोर्टेड क्लोथ मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन। और जो ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटेन की मिल्स के अंदर जो कपड़े बन रहे थे, उनका इम्पोर्ट रोकने के लिए उन्होंने बोला था, क्योंकि वो बाहर से आ रहे थे और वो बहुत महंगे पड़ते थे, जबकि अपन के पास एबिलिटी थी कि हम खुद अपने कपड़े बना सकते हैं। तो इस वजह से उन्होंने प्रमोट किया था। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इन 1956। तो इवन लाइक हमारे कंट्री को इंडिपेंडेंस मिल गया उसके बाद भी, कि हमारी जो गवर्नमेंट थी इंडिया की, वो प्रमोट करने के लिए, पॉपुलराइज करने के लिए खादी को, उन्होंने एक बॉडी कंस्टिट्यूट करी जिसका नाम था खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। और ये कब किया गया था? 1956 में, almost 10 to 11 years after independence. Spinning of yarn on a large scale is done with the help of spinning machines. ये तो अपन के बहुत छोटे स्केल पे हो गया, जो हम एक घर पे कर सकते हैं चरखा से और अपना टकली से। बट जब ये एक लार्ज स्केल पे किया जाता है तो वो मशीन्स के थ्रू किया जाता है। आफ्टर स्पिनिंग yarns आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। तो स्पिनिंग हो गई फाइबर्स की स्पिनिंग होने के बाद जो yarns बने अपने, उनको किसके लिए यूज़ किया जाता है? उनको फैब्रिक्स के लिए, फैब्रिक्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब हम 3.5 पे मूव कर रहे हैं, yarn टू फैब्रिक। देर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम yarns। बहुत सारे तरीके हैं जिससे फैब्रिक्स जो है वो yarn से बनते हैं। द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड निटिंग। तो जो दो मेन प्रोसेस है वो कौन सा है? एक तो वीविंग है एंड सेकेंड इज निटिंग। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं, दैट इज वीविंग। In activity 2, you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarns arranged together. एक्टिविटी 2 में जो हमने यार्न एक्सट्रैक्ट करा था एक लाइक नीडल की हेल्प से, या फिर जो स्ट्रैंड्स निकल रहे थे उसकी हेल्प से, तो हमने देखा था कि टू सेट्स ऑफ यार्न जब उनको अरेंज करते हैं टुगेदर, जब एक फैब्रिक बनता है क्रिस क्रॉस के अंदर। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। तो यही जो प्रोसेस है जिसके अंदर आप यार्न को, दो सेट्स ऑफ यार्न को अरेंज कर रहे हो एक साथ, इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? फैब्रिक बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वीविंग। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स। तो अब हम इसको छोटे लाइक एक एक्टिविटी के फॉर्म में समझने का कोशिश करेंगे कि हम कैसे पेपर स्ट्रिप्स से वीव कर सकते हैं। एक टू शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो एक्टिविटी 5 में क्या करना है आपको कि दो शीट्स लेनी है डिफरेंट कलर्स की। कट स्क्वायर पीसेस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट। तो आपको क्या करना है, 30 सेंटीमीटर का ही उसका विड्थ होना चाहिए और 30 सेंटीमीटर का लेंथ होना चाहिए, स्क्वायर पीसेस बेसिकली। तो आपको दो स्क्वायर पीसेस आपको दोनों शीट के कट करने हैं। ऑन वन शीट ड्रॉ लाइन्स एज शोन in the figure 3.12 A and on the other as shown in figure 3.12 B। तो A और B यहाँ पे आपको दे रखी हैं। तो A जो इधर रेड कलर है एंड B ग्रीन कलर की शीट है। तो A कलर की शीट में आपको बेसिकली लाइन ड्रॉ करनी है पूरे एज तक पेपर के। तो आपको पूरी उसकी स्ट्रिप्स ही काटनी है। वेराज बी के अंदर आपको पूरी उसकी स्ट्रिप नहीं काटनी है, आपको लाइक फोल्ड करके पेपर के अंदर लाइंस ड्रॉ करनी है, बट उसका एज आपको एक छोड़ देना, जिससे वो पूरा पेपर स्ट्रिप्स पे नहीं कटे, बट अंदर उसके अंदर लाइंस फॉर्म हो जाए। नाउ कट बोथ द शीट्स अलॉन्ग द डॉटेड लाइंस एंड देन अनफोल्ड। तो जो आपकी लाइंस ड्रॉ है उसका आपको कट करना है और फिर अनफोल्ड करना है। तो एक ही तो आपकी स्ट्रिप्स आ जाएंगी बेसिकली कट करके, जैसे आपको इधर दिख रहा होगा अलग अलग स्ट्रिप्स हैं रेड में। वेराज ग्रीन का आपको दिख रहा है पूरा स्क्वायर अभी एज इट इज़ है, उसका पूरा अलग अलग स्ट्रिप्स नहीं हुई है, बट स्टिल उसके अंदर गैप्स हैं। कैसे? क्योंकि अपन ने उसका एज नहीं कट करा है। ठीक है, तो ये अपन को इसमें करना है। वीव द स्टेप्स वन बाय वन थ्रू द कट्स इन द शीट ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर 3.12 सी में जैसे दे रखा है आपको इधर। तो आपको क्या करना है, उसको वीव करना है स्ट्रिप्स को वन बाय वन। मतलब आपने एक जो उसके अंदर स्ट्रिप है, एक के नीचे से निकाला, फिर दूसरी के ऊपर से निकाला, फिर नीचे से निकाला, फिर ऊपर से निकाला, काइंड ऑफ ऐसा एक आपको पूरा मतलब वो वीव हो जाएगा। ये ऐसे स्ट्रिप का आपको वीव करना है और फिर उसके बाद शो द पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल द स्ट्रिप। तो ये जो पूरा आपने वीव कर दिया है, ये पैटर्न आपको मिलता है डी में। तो अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से आपका फैब्रिक देखोगे ना, तो मैग्नीफाइंग ग्लास से भी नहीं, अगर आप अपनी आंखों से भी इसको क्लोजली देखोगे तो आपको ये पैटर्न दिखेगा अपने कपड़ों के अंदर। तो मेजॉरिटी ऑफ कपड़े जो होते हैं वो वीविंग के थ्रू ही बनते हैं। तो उसका प्रोसेस बेसिक यही है जो अपन ने इस एक्टिविटी में समझा। Now in similar manner two sets of yarn are woven to make a fabric।
सिमिलर मैनर के अंदर दो सेट्स ऑफ यार्न, मतलब दो यार्न, दो धागे एक दूसरे से वूव किए जाते हैं एक कपड़ा बनाने के लिए। द यार्न्स आर मच थिनर देन आर पेपर स्ट्रिप्स, ऑफ कोर्स, मतलब जो यार्न है वो ऑफ कोर्स अपनी जो पेपर स्ट्रिप है उससे बहुत ही बारीक होता है। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स, इसलिए जो फैब्रिक की वीविंग करी जाती है वो किस पे की जाती है, लूम पे की जाती है। अब आप इमेजिन करो, लाइक आपका इतना बड़ा कपड़ा बनना है, पेपर स्ट्रिप का तो अपन ने छोटे से उसके अंदर कर लिया क्योंकि वो बहुत बड़ी बड़ी है, बट जो धागे होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, तो आप उसको हाथ से तो नहीं कर सकते, तो उसके लिए लूम होता है। लूम जैसे यहाँ पे एक आपको 3.13 में दिख रहा है, ये हैंड लूम है। हैंडलूम मतलब जो हाथ से ऑपरेटेड होता है बेसिकली। तो इसमें आप अगर इसको विजुअली देखोगे तो ही आपको ढंग से समझ में आएगा। स्टिल अगर अपन इसको बेसिक समझने की कोशिश करें तो इसके अंदर क्या होता है कि जो एक जो यार्न है आपका सेट का, वो एक लीनियर फॉर्म में आपका अरेंज्ड होता है पूरा, और फिर उस यार्न को एक्चुअली एक बहुत मतलब वुडन स्टिक टाइप से, उसको वुडन स्टिक को आपने वीव कर लिया तो उससे एक गैप उसके अंदर फॉर्म हो जाता है, और गैप के अंदर एक काइंड ऑफ पिस्टल टाइप सी रहती है जिसके अंदर एक यार्न रहता है, और वो जैसे जैसे आप उसको मूव करते हो लूम को, तो वो पहले एक साइड जाता है, फिर एक साइड का व्यू हो गया, फिर दूसरे साइड जाता है। तो ये जब विजुअली आई विल ऐड अ वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन जिससे आपको और अच्छे से इसका प्रोसेस समझ में आ जाएगा। बट यही लूम का मेन प्रोसेस होता है, तो उससे बहुत फास्ट वे में आपका फैब्रिक फॉर्म हो जाता है। तब लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड, तो या फिर तो हैंड ऑपरेटेड होते हैं या फिर पावर ऑपरेटेड होते हैं, मतलब बड़ी मशीन्स होती हैं जो कोई से फ्यूल से चलती हैं, इसके अंदर आपको खुद मेहनत नहीं करनी है। ओके, नेक्स्ट अपन का पावर ऑपरेटेड, ठीक है। नेक्स्ट अपना नेटिंग पे आ जाता है अपन। तो वीविंग का अपना मेन ये प्रोसेस हो गया। अब नाउ नेटिंग, हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर्स आर नेटेड? आपने कभी नोटिस किया है कि स्वेटर्स जो हैं अपने वो कैसे नेट किए जाते हैं, जो वूल से मेनली उसके अंदर जो यार्न है वो वूल यूज़ होता है। तो आपने कभी नोटिस किया कि स्वेटर स्वेटर कैसे नेट किए जाते हैं? इन नेटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। तो जैसे अपना वीविंग के अंदर दो यार्न यूज़ किए थे अपन ने, नेटिंग में ऐसा नहीं होता, नेटिंग में एक ही यार्न यूज़ होता है एक फैब्रिक बनाने के लिए। 3.14 में दे रखा है। पहले एक्चुअली पुराने मतलब टाइम में मेजरली जो अपनी ग्रैंड मदर्स थी या लेडीज़ ही एक्चुअली करती थी, तो वो खुद ही घर पे स्वेटर्स और ऐसे बुनती थी। बुनना मतलब नेटिंग नेटिंग करती थी। तो उसके अंदर बेसिकली दो नीडल्स होती हैं, एंड उसको ही एक फॉर्म ऑफ कैसे कह सकते हैं अरेंजमेंट होता है, एक टेक्निक होता है जिससे पूरा ये किया जाता है। तो आई विल ऑल्सो ऐड वन वीडियो ऑफ दिस इन डिस्क्रिप्शन जिसमें आप देख सकते हो अगर आपको और समझना है इसके बारे में। तो हैव यू एवर पुल्ड द yarn फ्रॉम द torn पेयर ऑफ सॉक्स? कभी आपने अपने जो आपका सॉक्स अगर थोड़े से फट जाते हैं तो आपने कभी उसका yarn पुल किया है? व्हाट हैपेंस, अ सिंगल yarn गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूसली एज द फैब्रिक गेट्स अनरावेल्ड। तो आई हैड ट्राइड दिस थिंग व्हेन आई वाज स्मॉल। तो मतलब अपने सॉक्स के अंदर से अगर कोई सा भी yarn निकल जाता है, अपन उसको अगर खींचने लगते हैं तो पूरा ही धीरे धीरे पूरा अपना क्या कहते हैं कंटिन्यूस फॉर्म में पूरा जो yarn है, एक सिंगल yarn है, वो कंटिन्यूसली निकलता चला जाता है फैब्रिक से, और पूरा फैब्रिक अनरावल हो जाता है। सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग्स आइटम्स आर मेड अप ऑफ नेटेड फैब्रिक्स। तो सॉक्स या फिर दूसरे भी जो अलग अपने स्वेटर्स हो गए और दूसरे क्लोथिंग आइटम्स है वो नेटिंग फैब्रिक की नेटिंग से बनाए जाते हैं। नेटिंग इज डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स। तो नेटिंग हैंड में भी होती है और इवन मशीन्स के थ्रू भी होती है। So, like Paheli wants to know if you have seen any fabrics that are made up of the fibers on the outer covering of coconut. What are these fibers normally used for? नॉर्मली अगर आप फाइबर्स देखोगे जो कोकोनट के कवरिंग पे होते हैं, उससे अगर रस्सी देखोगे आप तो रस्सी के अंदर होते हैं फाइबर्स वो यूज़, और प्लस जो कोकोनट के फाइबर्स है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। इवन बैग्स जो होते हैं आपके गनी बैग्स टाइप्स, इवन वो भी शायद कॉटन के फाइबर से होते हैं और जूट से भी बनते ही हैं। एंड इवन जो कॉटन के फाइबर है वो आजकल कोकोनट कोकोपीट दैट इज़ इन गार्डन वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। Weaving and knitting are used for making different kinds of fabric. These fabric are used for a variety of clothing items. तो weaving and knitting जो है वो different kind of fabric बनाने के काम आते हैं, और ये जो fabric है फिर वो again different varieties of
क्लोथिंग आइटम्स बनाने के काम आते हैं। तो ये अपन का एक्चुअली मेजर जो अपन के थे प्रोसेस वो हो गए कवर। तो उसके अंदर एक तो स्पिनिंग था, फिर स्पिनिंग से आपका जब यार्न बन गया तो यार्न से आपको जो फैब्रिक बनाना था उसके लिए अपन ने क्या करा, एक तो वीविंग समझा एंड सेकेंड नेटिंग समझा। सो अभी अपन का जो लास्ट टॉपिक बच रहा है दैट इज 3.6 हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। ये भी कवर कर लेते हैं कि लाइक हिस्ट्री क्या है क्लोथिंग मटेरियल की। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स फॉर क्लोथ्स? तो कभी आपने वंडर करा है कि सोचा है कि जो मटेरियल्स थे एंशियंट टाइम्स में क्लोथ्स बनाने के लिए वो कौन से हुआ करते थे, कौन से मटेरियल्स यूज करते थे उस टाइम के लोग? It appears that in those times people used the bark and big leaves of trees or animal skins and furs to cover themselves. तो उस टाइम इतना टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं था। लोग जो नॉर्मली खुद को कवर करने के लिए यूज़ करते थे एज अ फॉर्म ऑफ क्लोथ्स वो क्या थे, या फिर तो बाग थे, या मतलब बार्क मतलब बेसिकली अपने तने का जो एक्चुअली काइंड ऑफ बाहर का आउटर कवरिंग होता है वो, एंड बिग लीव्स बड़े पत्ते ट्रीज के, या फिर एनिमल स्किन्स बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती थी, एंड इवन फर्स भी, फर जो उनके होते हैं उनको कवर खुद को कवर करने के लिए। आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़, और उसके बाद जब लोग अपने एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ के अंदर सेट हो गए, जब एक्चुअली लोगों ने समझा कि अच्छा ऐसे क्रॉप उगाई जाती है, और जब वो सेट होने लगे उधर, तो दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे सीखा कि वीव कैसे किया जा सकता है ट्विग्स को या फिर ग्रास को, जो लंबी लंबी ग्रासेस होती हैं उनको मैट्स के अंदर या फिर बास्केट्स के अंदर। वाइन्स, एनिमल फ्लीस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। तो वाइन्स मतलब क्या होता है, बेलें, बेल जो होती है, या फिर एनिमल फ्लीस, एनिमल के जो हेयर है, फर है, वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। उनको ट्विस्ट किया गया था, जैसे स्पिनिंग में अपन करते हैं, ट्विस्ट किया गया था लॉन्ग स्ट्रैंड्स के अंदर, लंबे लंबे स्ट्रैंड्स के अंदर। दीज वर वोवन इनटू फैब्रिक्स, और फिर ये फैब्रिक्स के अंदर वूव किए गए थे। The early Indians wore fabrics made out of cotton that grew in the regions near the river Ganga. तो गंगा, जो रिवर गंगा है अपने, उसमें नेचुरली जो कॉटन उगी जाती थी उसके साइड में, तो वहाँ से एक्चुअली जो इंडियंस थे, पुराने अर्ली इंडियंस थे, उनने वहाँ से फैब्रिक्स कपड़े बनाए अपने उस कॉटन को यूज़ करके। Flax is also a plant that gives natural fibers in fibers. तो फ्लैक्स भी एक ऐसा प्लांट था जो नेचुरल फाइबर्स देता है। इन एंशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। तो एंशियंट इजिप्ट में जो रिवर नाइल है उसके पास एक तो फ्लैक्स कल्टिवेट किया जाता था और कॉटन भी कल्टिवेट किया जाता था। किस वजह से? टू मेक फैब्रिक्स, एंड दे वर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। उस टाइम स्टिचिंग का पता नहीं था, मतलब उन्होंने फैब्रिक ज़रूर बना लिया बट स्टिच करके कपड़ा कैसे बनाना वो नहीं पता था। पीपल सिंपली ड्रेप द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो वो जो नॉर्मल जो पूरा कपड़ा था उसको ही वो ड्रेप कर लेते थे खुद को कवर करने के लिए अराउंड द बॉडी। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रेपिंग फाइबर्स व फैब्रिक्स वर यूज। उसके भी अलग अलग तरीके यूज़ किए जाते थे टू ड्रेप द फैब्रिक्स। With the invention of the sewing needle, people started stitching fabrics to make clothes. फिर जब इन्वेंशन हुआ सीइंग नीडल का, जब सुई का इन्वेंशन हुआ, तो पीपल फिर उसके बाद उन्होंने लोगों ने स्टार्ट किया स्टिचिंग करना अपने फैब्रिक्स और क्लोथ्स बनाने का। स्टिच क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशंस सिंस द इन्वेंशन। उसके बाद जब एक बार स्टिचिंग होने लग गई क्लोथ्स, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आने लग गए कपड़ों के अंदर फ्रॉम दैट टाइम ओनली। मतलब अपन भी अगर अभी देखें तो अपना है तो फैब्रिक ही मेन, जो उसका सोर्स है कपड़े का दैट इज़ फैब्रिक, बट उसको स्टिच करने के तरीके अलग अलग हैं, सब अलग वैरायटी ऑफ क्लोथ्स पहनते हैं। स्टिच ओके, बट इज इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक? बट ये क्या अमेजिंग नहीं है कि इवन आज भी साड़ी हो गई, अपनी धोती हो गई, लुंगी हो गई, और इवन टर्बन जो अपने सिर पे पहनते हैं पगड़ी, वो भी एक अनस्टिच फैब्रिक है। मतलब उसमें कोई भी स्टिचिंग नहीं, वो एक फैब्रिक ही कपड़ा है, बट उसको अलग वे के अंदर यूज़ करा जाता है खुद की लाइक बॉडी पे वेयर करने के लिए। जस्ट एज देर इज़ अ लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर आर कंट्री, अ लार्ज वेराइटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक्स एंड क्लोथिंग आइटम्स। जैसे ही अपन ने देखा लास्ट चैप्टर्स के अंदर की डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं पूरे कंट्री में, वैसे ही एक्चुअली फैब्रिक्स की भी वेराइटी एग्जिस्ट करती है पूरे कंट्री में, कि अलग तरीके के मतलब अलग रीजन में डिफरेंट क्लोथ्स
पहने जाते हैं। मतलब पंजाब में आप जाओ तो अलग है, अपना कश्मीर साइड नॉर्थ में चल जाओ तो अलग है, साउथ में चल जाओ तो सब के काइंड ऑफ कल्चर के हिसाब से लोग डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्लोथ्स पहनते हैं। आई थिंक दैट दिस रैप्स अप आवर चैप्टर। आई विल जस्ट ऐड 2 वीडियोस ऑफ लाइक वीविंग एंड knitting इन द डिस्क्रिप्शन, तो आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। एंड इस वीडियो से भी रिलेटेड अगर आपको प्लीज़ कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करें। So I think that's all for today. Thanks for watching.